तो चलिए देखते हैं सर कंपनी फाइनल अकाउंट में हम लोग को पढ़ना क्या है। ये आपका पुराना फाइनल अकाउंट जो पढ़ते थे बिजनेस वाला, उससे एकदम हटके है, ध्यान रहे। यहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट उस तरह का नहीं पढ़ना जिस तरह से आप पढ़ते थे। तो यहां पे क्या क्या पढ़ना है, किस तरह का फॉर्मेट है, वो हम लोग को पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या क्या करना है। सबसे पहली बात कि हम लोग को क्या क्या टॉपिक कवर करना है। तो सर प्रिपेयर करना है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हम लोगों को प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे, और प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट स्टेटमेंट, और आपको बैलेंस शीट का स्टेटमेंट यहाँ पे बनाना है। ये दो चीज आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा करना पड़ेगा बैलेंस शीट का स्टेटमेंट। आया समझ में? चलिए साथ में कॉपी करते जाओगे, जब भी बताएंगे आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद कॉपी करेंगे चीजों को। ठीक है, तो सवाल उठता है सर जब हम लोग ये दो चीज बनाएंगे तो दोनों का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट दोनों का कैसा होगा, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट किस तरीके का होगा। तो ये है हमारा फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पे फॉर्मेट हम बना के रखे हैं, लेकिन यहाँ पे देखना ये क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड अमाउंट इन, अगर ये रुपीस में है तो रुपीस लिखेंगे, अगर ये करोड़ में है तो करोड़ में लिखना पड़ेगा, जिसमें आपका ये दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके का बनेगा जहां पे आपका नोट नंबर और अमाउंट का कॉलम रहेगा, नोट नंबर और अमाउंट का कॉलम रहेगा। नोट नंबर में आपको क्या करना है, जिस चीज का नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपको नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 इस तरह से लिखना पड़ेगा, और बाकी आपको अमाउंट में उसका टोटल करके लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर हम लोग का क्या क्या होता है, साथ में कॉपी करते जाओगे ये सब चीज। जैसे देखो यहाँ पे पहला दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग को जानना है सर कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में होता क्या है, आता क्या है हमारे पास। फिर दूसरा होता है अदर इनकम्स, तब आता है टोटल रेवेन्यू, ये दोनों को ऐड करके टोटल रेवेन्यू आ जाता है। अब उसके बाद हमारा आता है एक्सपेंसेस, 4 नंबर पॉइंट में आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपका ये सारा चीज आता है सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पहला नंबर में, फिर आपका आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर आता है चेंजेज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, फिर आपका आता है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, फिर आता है फाइनेंस कॉस्ट, और फिर आता है डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, और लास्ट में अदर एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस में ये 7 चीज हमारे पास पता चलता है, और जब ये सातों चीज हम लोग को पता चल जाएगा तो टोटल एक्सपेंस निकाल देंगे टोटल करने से। उसके बाद जब आपका टोटल रेवेन्यू यहां पे लिखा गया है 3 नंबर पॉइंट में, टोटल एक्सपेंस यहां पे लिखा जाएगा, तो बस टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। यहां पे आया समझ में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये टोटल रेवेन्यू जो हमारा आया है वो मान लेते हैं कि 50 लाख रुपया निकल गया है, ये टोटल एक्सपेंस जब किया गया सभी अमाउंट का तो ये 40 लाख रुपया निकल गया, तो बस 50 लाख में 40 लाख को माइनस कर देंगे तो ये 10 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। आया समझ में। और इसके बाद टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस आपको या तो परसेंटेज में प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करने देता है या तुमको अमाउंट दे देगा। तो मान लेते 2 लाख रुपया का अमाउंट दे दिया है, तो ये 2 लाख रुपया यहां से माइनस करेंगे तो हमारा 8 लाख रुपये का निकल जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट, जिसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है। आया समझ में। तो ये फॉर्मेट एकदम नया है जहां पे आपको कोई ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना, डायरेक्टली आपको पीएल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट निकालना है, यानी प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड आपको करंट ईयर का निकालना है। यहां पे चीज बोलो समझ में आया। तो ये फॉर्मेट हमारा है पीएल अकाउंट का। आया समझ में, ये पीएल अकाउंट का आपका फॉर्मेट है सर। अच्छा, और आगे बात करना चाहते हैं यहां पे हम लोग कि सर अब हम लोग को ये बताइए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, अदर इनकम में क्या क्या लिखा जाएगा, कौन सा चीज आएगा जिसको अदर इनकम का हेड में लिखना पड़ेगा। और एक दूसरा बात हम इंपॉर्टेंट ये बताना चाहते हैं कि सारा जो ये लिखा हुआ है वो लाइन बाय लाइन आपको इसी तरह से लिखना है, ऊपर नीचे आपको नहीं करना है कि आपको हाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है तो उसको लास्ट में लिख दोगे, डेप्रिसिएशन को ऊपर लिख दोगे, चेंज इन इन्वेंट्री को आप नीचे लिख दोगे, ऐसा नहीं। लाइन बाय लाइन जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आपको काम करना है सारा। तो इसीलिए याद रखना पड़ेगा फॉर्मेट, है ना। और दूसरा चीज ये सब एक कैटेगरी बना के रखा हुआ है, तो इस कैटेगरी में कौन कौन सा चीज आता है उसको भी याद रखना जरूरी है, समझे।
तो वो भी हम लोग यहां पे सीखेंगे। लेकिन चलिए इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार पहले देख लेते हैं। ये हमारा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन जो बोलो, एक अमाउंट रहेगा यहाँ पे, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। यहां पे भी आपका ये वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट होता है और पीएल होता है। यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं होता है कि डेबिट क्रेडिट एसेट लायबिलिटी, उस तरह का बात यहां पे नहीं होता है, समझे। यहां पे आपका इस तरह का फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट कंपनी का शेड्यूल 3 वाला बात करता है, जहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पहला चीज आता है। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में दो चीज आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो और भी जो चैप्टर्स पढ़ाया गया उसमें हम लोग फाइनल अकाउंट के बारे में बात किए थे। इस तरह का बैलेंस शीट का, पीएल का आपको फॉर्मेट नया दिखा होगा, लेकिन बैलेंस शीट का कुछ कुछ आपको पहले से ही पता होगा। नहीं पता होगा कोई बात नहीं, नया है एकदम। उसके बाद आपका आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। ये सारा फॉर्मेट आप पॉज करके कॉपी करोगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज जिसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का बात हम लोग करेंगे। देखो फॉर्मेट बहुत सारा चीज होता है सर, और भी चीज था यहाँ पे, लेकिन हम काट छाट के ये सब लिखे हैं, क्योंकि जितना जरूरत है, जितना चीज आ सकता है, वही सारा चीज यहाँ पे दिया गया फॉर्मेट में आपको, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी में ये सारा चीज है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। याद रखना पड़ेगा आपको किसके किसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या होता है आपका कैटेगरी सब, ठीक है। इसके बाद जब टोटल हो जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड का, उसके बाद आएंगे एसेट साइड में, और एसेट साइड का हमारा यहीं पे उसके नीचे स्टार्ट किया जाएगा। एसेट साइड में दो हेडिंग बनता है आपका, एक बनता है आपका नॉन करंट एसेट का, दूसरा बनता है करंट एसेट का, ठीक है। नॉन करंट एसेट में आपका क्या होगा सर, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में दो चीज आता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके बाद आता है करंट एसेट। करंट एसेट में आपके पास ये सारा चीज आता है, करंट इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेंट्री होता है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। ये सारा चीज होता है आपका करंट एसेट में। क्लियर है ये बात। तो उस हिसाब से जब सारा चीज को ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हमारा टोटल निकल जाएगा। और हम लोग जानते हैं सर, बैलेंस शीट में एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज हो जाता है, मतलब जो लायबिलिटी का टोटल है और जो एसेट का टोटल है, दोनों आपका टैली कर जाना चाहिए। क्लियर है चीज। अगर टैली कर गया तो आप सही बनाए हो, नहीं तो आप गलत बनाए हो, ठीक है। तो सर ये हम लोग फॉर्मेट देख लिए, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का बात करना है। लेकिन अब हम लोग को ये सीखना है कि जो इतना सारा चीज लिखा हुआ, जैसे हम लोग का यहाँ पे शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या चीज आता है, वो चीज तो सीखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स जो हम लोग का होता है, कि हाँ सर सबका डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि किसके अंदर क्या क्या चीज होता है। आया समझ में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएल से रिलेटेड। बताओ पीएल में सबसे पहले क्या होता है आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें क्या क्या आता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर अदर इनकम, उसमें क्या क्या होता है। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसमें क्या क्या होता है। तो लाइन बाय लाइन सबके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारा चीज हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, किसमें किसमें क्या क्या चीज होता है, आपको समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे, आपको साथ में कॉपी करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहां पे सर, जैसे यहां पे देख सकते हो, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर पीएल का बात करें तो सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। तो बताइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले नेट सेल्स, जिसमें हम लोग सॉरी नेट सेल नहीं, यहां पे ग्रॉस सेल करोगे। ये हमारा जो होगा वो ग्रॉस सेल्स होगा, क्योंकि ग्रॉस सेल्स में हम लोग सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं तो नेट सेल बनता है। तब क्या बनता है हमारा, नेट सेल बनता है। अगर क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्टली नेट सेल दिया हुआ है तो डायरेक्टली वही लिखो, और अगर आपके पास नेट सेल नहीं दिया हुआ है तो ग्रॉस सेल्स आप लिखो। जो सेल्स दिया होगा उसमें लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, तब आपका नेट सेल्स आ जाएगा। और एक्सपोर्ट भी यहीं पे आ जाता है सर। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब आप लोकल एरिया में सेल करते हो तो सेल होता है, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर अगर आप बेचते हो तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम सुने होंगे, एक्सपोर्ट किया जाता है यानी बाहर देश में भेजा जाता है। समझ में आया। तो ये सब आपका हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। यानी सर सीधा बात, इतना जानने का जरूरत नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है। क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स अगर रहेगा सेल्स रिटर्न रहेगा, माइनस कर देंगे। अगर सर सेल्स रिटर्न नहीं है तो खाली सेल्स लिख दो, वही वाला आपका अमाउंट आ जाएगा। आया समझ में। उसके बाद दूसरा है अदर इनकम। दूसरा अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आता है सर, तो जितना भी इनकम रिसीव होने वाला आता है, रेंट रिसीव आता है, डिस्काउंट रिसीव आता है, इंटरेस्ट रिसीव आता है, ट्रांसफर फीस आता है,
कमीशन रिसिप्ट होगा, फीस रिसिप्ट होगा, जितना भी रिसिप्ट वाला नेचर का इनकम होगा सारा अदर इनकम में आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? यहां तक कॉपी कर लिए। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं आगे। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है सर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो खर्चा का पहला पार्ट है, एक्सपेंस का पहला पार्ट जो लिखा हुआ है, तो बताओ इसमें क्या क्या आता है सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बस अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल से चीज रिलेटेड दिया हुआ है तो ये सारा काम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगा। सर अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया है तो नील कर देंगे वहां पे, और अगर दिया है तो जाके उसको लिखेंगे हम लोग। आया समझ में? नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये परचेज 2 बार लिखा जा चुका है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जिसमें आपका ग्रॉस परचेज में लेस करते हैं परचेज रिटर्न, तो हम लोग का यहां पे आ जाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा एक बात यहां पे और ऐड कर देना, अगर आपके पास कैरेज इनवर्ड रहेगा, क्या रहेगा? कैरेज इनवर्ड। अगर कैरेज इनवर्ड रहता है तो ये परचेज का खर्चा होता है, परचेज पे भाड़ा दिया जाता है। तो परचेज में जो भाड़ा करते थे, फेयर जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसी को कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, तो ये भी इसी के अंदर आ जाएगा आपका। समझे? यानी आपको लिखना किस तरह से? ग्रॉस परचेज लेस करेंगे परचेज रिटर्न और फिर नीचे लिखेंगे कैरेज इनवर्ड और फिर उसको हम लोग टोटल कर देंगे। ठीक है? उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में क्या आएगा सर? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा ध्यान रखना सर, चेंज इन इन्वेंट्री में आपको ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही करना है। क्लोजिंग में से ओपनिंग मत माइनस कर देना, या आप ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट को माइनस मत कर देना। जैसे ओपनिंग स्टॉक अगर दिया हुआ है 50,000 रुपया और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000 रुपया, तो माइनस करके आपका 10,000 रुपया दिखेगा, चलो ठीक है। लेकिन सर अगर ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 70,000 है, तो आपका अगर नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव में दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे, लेकिन करना है हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब इंप्लॉय से रिलेटेड जितना भी बेनिफिट होता है, जितना भी खर्चा होता है सर। क्या क्या सर? सैलरी देते हैं इंप्लॉय को, वेजेस देते हैं, बोनस, ग्रेचुटी, अलावेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, सारा का सारा इंप्लॉय से रिलेटेड सारा खर्चा आपका यहीं पे आएगा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। ठीक है? फिर आपका आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है सर? फाइनेंस कॉस्ट यानी आप कहीं पे पैसा अगर इन्वेस्ट किए हो, किसी से अगर पैसा आप लेते हो, किसी से पैसा अगर आप लेते हो तो आपका लोन हो जाता है, डिवेंचर हो जाता है जो इश्यू करते हो, है ना? तो ये सब पे आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो खर्चा होता है फाइनेंस कॉस्ट। यानी आप जो फाइनेंस किए हो, जो पैसा आप जुगाड़ किए हो, वो कहां से किए हो? तो या तो आप डिवेंचर इशू कर दिए होगे फाइनेंशियल नेचर का जो होगा, या आप लोन लिए होगे, तो वहां पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हो उसी को बोलते हैं यहां पे फाइनेंस कॉस्ट। तो देखो इंटरेस्ट का एक्सपेंस और अदर बोरोइंग कॉस्ट, मतलब सीधा बात यहां पे ध्यान रखना सर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यही सारा चीज आता है फाइनेंस कॉस्ट में। ठीक है? फिर आपका आता है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या होता है सर? डेप्रीसिएशन जो होता है वो टेंजिबल एसेट पे होता है और अमोर्टाइजेशन जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट पे होता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब पे डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, लेकिन गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब हमारा इनटेंजिबल एसेट होता है, उस पे अमोर्टाइजेशन होता है। आया समझ में? तो ये सारा चीज हो गया, सब लिखते जाओगे साथ में ही। चलिए नेक्स्ट आगे, अदर एक्सपेंस। सर अदर एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? जितना भी बचा हुआ खर्चा है सब जो कहीं पे नहीं आया वो सबसे लास्ट में अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेट्स हो गया, डोनेशन हो गया, पेमेंट टू ऑडिटर्स हो गया, लीगल चार्ज हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कमीशन ऑन सेल हो गया, डायरेक्टर फीस हो गया, मिसलेनियस, जितना भी छोटा मोटा खर्चा है सर सारा का सारा खर्चा, बैड डेट हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, समझ रहे हो ना? जितना भी बचा हुआ खर्चा है सब यहीं पे अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। फिर इसका अदर एक्सपेंस का टोटल कर देंगे हम लोग का। तो अगर फॉर्मेट पे फिर से आपको ले चले तो यहां पे देख सकते हो आपका टोटल रेवेन्यू आया था पहला दोनों को जोड़ के, फिर आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट निकला, परचेज का निकला, चेंज इन इन्वेंट्री का होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, अदर एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस तक का बात हो गया, है ना? और जब टोटल एक्सपेंस हो जाता है तो टोटल रेवेन्यू से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स का एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, परसेंटेज के टर्म में देगा तो डायरेक्टली परसेंटेज अप्लाई करेंगे, और अगर अमाउंट में दे देगा तो डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे। ठीक है? तो नेट प्रॉफिट निकल जाता है हमारा, और बस इतना हमारा आ गया पीएल का। और पीएल के बाद हम लोग आते हैं जब बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आपको पता है कि हमारा ये सब फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है ना? क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड तो हमारा हेडिंग है, हेडिंग के अंदर शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है उसके बारे में आप जानना है। तो आइए फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं।
तो देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा सर, तो शेयर कैपिटल में आपका देखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये पूरा फॉर्मेट इसका लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना सर, आपको इशूड और पेड अप के बारे में बात करना होता है, क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल जो होता है ना सर, वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होता है, इतना वो ऑथराइज कर सकता है, इतना वो इशू कर सकता है। तो इतना आपको बस समझना है सर कि शेयर कैपिटल में दो कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, बस इतना ध्यान रखना। इशूड रहे, सब्सक्राइब रहे, पेड अप कैपिटल रहे, लेकिन रहेगा तो दो ही चीज, क्या क्या, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। क्लियर चीज। चलिए आगे बात करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में हर तरह का रिजर्व यहीं पे आएगा सर, हर तरह का रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो गया, यानी पीएल का पैसा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हो गया, बहुत सारा रिजर्व होता है सर, ये हर तरह का रिजर्व का नेचर का चीज रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी करना है। देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस उसका जो होगा उसमें ऐड किया जाता है, ट्रांसफर जो करते हैं रिजर्व में, वो ये सब बात आपको बताया जाएगा बाद में, पहले आप इस तरह की चीज को कॉपी कर लेंगे। यानी अगर आप डिविडेंड प्रपोज करते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, डिविडेंड पेड करते हो, सब चीज आपको पीएल से ही माइनस करना पड़ता है सर। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो लेस करना पड़ेगा, अगर प्रपोज डिविडेंड करते हो लेस करना पड़ेगा, इंटरिम डिविडेंड करते हो लेस करना पड़ता है, और भी होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, सब यहीं से माइनस करना पड़ता है सर। ठीक है, चलिए 11 तक हो गया। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका डिवेंचर और टर्म लोन आता है सर, यानी लॉन्ग टर्म का जो बैंक लोन होता है हमारा वो वाला, और डिवेंचर्स आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपका क्या आएगा सर, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है। फिर उसके बाद आपका है ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल है सर। क्लियर है चीज। अच्छा यहां पे एक नोट नहीं लिखा हुआ, यहां पे बैलेंस शीट में अगर आओगे तो देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, तो सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आता है, यहां पे आप ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपका आता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है डेप्रीसिएशन का प्रोविजन, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाके उसको चिपका देंगे, उसको वहां पे जाके लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेड पेएबल में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आता है। इसके बाद आपको है अदर करंट लायबिलिटीज, जो बचा हुआ अदर करंट लायबिलिटीज में सारा बाकी खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग वेजेज होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, ये सारा चीज आपका यहीं पे आएगा। कोई अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड होगा तो यहीं पे आएगा, कोई इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू रहेगा तो यहीं पे आएगा, तो ये सारा चीज आपका यहां पे आता है सर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो सबसे लास्ट पार्ट होता है लायबिलिटी साइड का, उसमें आपका आता है प्रोविजन फॉर डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, और जितना भी प्रोविजन टाइप का होता है सब यहीं पे आता है। समझ में आया, क्लियर है यहां तक। चलिए लायबिलिटी साइड का पूरा बात हो चुका है सब, अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड से रिलेटेड हमारा फिक्स एसेट होता है जो टेंजिबल नेचर का, टेंजिबल नेचर वाले में आप देखो यहां पे क्या क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट इक्विपमेंट है, फिर आपका फर्नीचर है, व्हीकल है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ये सारा चीज आपका जितना भी, अरे टेंजिबल तो सबको पता है क्या क्या होता है, तो ये सारा एसेट आपका आएगा टेंजिबल एसेट में। इसके बाद आपका आता है इनटेंजिबल, आपको बताए थे इनटेंजिबल में गुडविल आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट्स आता है, ब्रांड्स आता है, ये सारा चीज आपका आता है इनटेंजिबल एसेट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। देखो आज हम लोग जो सीख रहे हैं ना वो बेसिक सीख रहे हैं, किसके अंदर क्या क्या चीज आता है, यानी हम लोग को हेडिंग पहले याद रखना पड़ेगा कि हां अगर हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में लिखने वाले हैं तो उसमें क्या क्या चीज आता है। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन प्रीफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये सब में इन्वेस्टमेंट करके रखें, पैसा हम लोग इन्वेस्ट करके रखें, तो ये सारा चीज आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो आप दूसरे के घर में नहीं लिख सकते सर, उसको जिसका घर में लिखना चाहिए आपको उसी के घर में लिखना पड़ेगा, तो ये याद रहेगा तब तो, है ना। उसके बाद आपका आता है अदर नॉन करेंट एसेट, ये चीज आपको यहां पे ध्यान में नहीं रखना है सर, इसको मत ध्यान में रखना, क्यों पता है, क्योंकि जो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और डिस्काउंट ऑन ईसॉप शेयर से सब होता है ना, वो आप रिजर्व एंड सरप्लस में जाके माइनस करते हो, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग एडजस्ट कर देते हैं उसको, इसको यहां पे दिखाते हम लोग नहीं है, इसको लिखने का जरूरत आपको नहीं है। ठीक है,
इसके बाद आपका आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाएगा या लॉन्ग टर्म का नेचर का आपका पास आ जाएगा कोई लोन्स एंड एडवांसेस वाला, तो यहां पे लिखेंगे। इसके बाद आपका आता है करंट इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप शेयर्स में प्रीफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, यहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करके रखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो करंट इन्वेस्टमेंट में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जानते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक या तो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का होगा, या तो वर्क इन प्रोग्रेस का होगा, या तो फिनिश गुड्स का होगा। यहां पे स्टोर एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये सब भी आ जाता है इन्वेंट्री में आपका सर, ठीक है। एंड लास्ट वन आपका दिया हुआ ट्रेड पेबल, लास्ट वन नहीं है सर, ये ट्रेड रिसीवेबल आपका जो है उसमें डेटर और बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में जो लायबिलिटी साइड में होता है उसमें आता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, और ट्रेड रिसीवेबल जो एसेट साइड में होता है उसमें आता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल। आया समझ में। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बात करेंगे सर, जहां पे बैंक का पैसा और कैश का हाथ में पैसा, वो दोनों चीज यहां पे आता है, यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक वाला बात। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जहां पे आपका लोन्स या एडवांस जो हम लोग किसी डायरेक्टर को शॉर्ट टर्म के लिए पेड करते हैं वो वाला चीज आएगा। कोई एडवांस टैक्स अगर हम पेड किए सर, एडवांस टैक्स, तो ये भी चीज आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स हम लोग कभी कभी एडवांस में पेड करते हैं सर, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स पेड एडवांस में, तो ये हम लोग का यहीं पे लिखा जाएगा। इसके बाद लास्ट अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट में आपका आ जाता है अक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारा चीज। जैसे कभी कभी जानते होंगे इंश्योरेंस अगर पेड करते हैं, प्रीपेड कर दिए, नेक्स्ट महीना का भी से पेड करके रखे हैं, तो इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, तो ये सारा चीज आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। आया समझ में। कोई इनकम हमको मिलना था लेकिन अभी मिलना बाकी रह गया सर, तो मिलना बाकी आज नहीं तो कल मिलेगा, मेरा एसेट होता है, तो एसेट साइड में जाके आपको अक्रूड इनकम बोल के दिखाना पड़ेगा उसको। समझ में आया। तो ये सारा चीज आपको यहां पे लिखा जाता है। क्लियर है यहां तक। तो बस सर ये आपका है फॉर्मेट का पूरा पार्ट, आप देख सकते हो बैलेंस शीट में ये सारा चीज आपको यहां पे बताया गया पूरा अदर करंट एसेट तक। तो आपका काम क्या है सर, आपका काम ये है पूरा फॉर्मेट लाइन बाय लाइन आपको याद रखना है सर, कि सबसे पहले पीएल जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे ऊपर होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आता है अदर इनकम्स, दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल रेवेन्यू। इस तरह से लाइन बाय लाइन आपको हर एक फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नया फॉर्मेट है, थोड़ा एक दो क्लास आपको टाइम लगेगा समझने में, लेकिन अगर एक बार समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। और जो जितना नोट अभी हम लोग पढ़े हैं, सारा नोट किसके किसके अंदर कौन कौन सा चीज आता है, ये सारा बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन में दे दिया, आपके क्वेश्चन में अगर दे दिया जनरल रिजर्व दे दिया, तो बताओ अब जनरल रिजर्व कहां पे आता है, तुमको पता रहेगा तब तो हाँ सर याद रहेगा, जनरल रिजर्व जो आता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, तो जाके जनरल रिजर्व वहां पे पुट करना पड़ेगा, है ना। फिर अगर आ गया बैड डेट, बैड डेट कहां पे लिखेंगे, तो बैड डेट के लिए अदर एक्सपेंस का कैटेगरी बनता है, तो अदर एक्सपेंस में जाके लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो जो एक्सपेंस, जो जो इनकम, जो जो एसेट, जो जो लायबिलिटी जहां जहां जाता है वहां पे आपको जाके पुट करना पड़ता है। क्लियर है यहां तक। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे कि फॉर्मेट हमारा क्या था, किसके अंदर क्या क्या चीज आता है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हमको फॉर्मेट डिस्कस करना था और फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, लेकिन अब याद करने की जिम्मेदारी आपका है। यहाँ पे याद करोगे तभी आपको सही से समझ में आएगा। और चूंकि ये आपका 15 मार्क्स का चैप्टर है और आपका कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं रहता है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सही से ध्यान देके याद करना ही पड़ेगा आपको, समझे। अब सवाल उठता है सर एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट का काम किस तरह से करेंगे। सर हम लोग जानते हैं एडजस्टमेंट जिस तरह से करते थे ना पहले का फाइनल अकाउंट में, उसी तरह से करना है। जिसे याद करो, अगर अरे फाइनल अकाउंट तो पढ़े होगे, 11 क्लास में पढ़े होगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होगे, तो उसी तरह का बात यहाँ पे। तो फाइनल अकाउंट में क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं बताओ, डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या करना पड़ता है, बोलेगे सर एसेट से लेस करना पड़ता है, पीएल का डेबिट में दिखाना पड़ता है। बस वैसे ही एडजस्टमेंट यहां भी करेंगे हम लोग, लेकिन जिसका जिसका कैटेगरी में जाता है उसका कैटेगरी में जाके लिखना पड़ेगा। समझ में आया। जैसे डेप्रीसिएशन अगर चार्ज कर रहे हैं तो एसेट से लेस करना पड़ता है, तो जाके टेंजिबल एसेट में उससे माइनस करना पड़ेगा जो एसेट साइड में होता है। और डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा होता है, तो डेप्रीसिएशन का एक हेड बनता है हमारा डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस का हेड में, बोलो ना।
जैसे यहां पे हम जो बताए थे आपको, देखो यहां पे ये वाला चीज जो है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, यहां पे आपका डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट का सब यहीं पे आता है। अब प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है, तो यही डेप्रिसिएशन का हेड में आपको लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे फॉर्मेट में जो आता है। फॉर्मेट में देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आया समझ में? अगर सैलरी वेजेस पेमेंट कर रहे हो तो सैलरी और वेजेस जो आता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आता है, तो इसमें जाके दिखाना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसीलिए आपको ये कैटेगरीज में क्या क्या कैटेगरी में क्या क्या चीज आता है वो सभी चीज याद रखना जरूरी है आपको। आया समझ में? चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।